लेह से लगभग 216 किलोमीटर दूर और तुर्तुक से लगभग 12 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं थांग विलेज में। थांग विलेज एक बहुत ही डिफरेंट विलेज है, एक बहुत ही अलग इसकी स्टोरी है। 1971 वार के दौरान जो इंडिया पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध से पहले ये विलेज पाकिस्तान में आता था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद ये विलेज इंडिया में रिक्लेम कर लिया। ये तुर्तुक ब्लॉक का पार्ट है और आपको बता दें तुर्तुक भी 71 में इंडिया ने रिक्लेम किया था अलॉन्ग विथ 4 अदर विलेजेस। सो बॉर्डर के इस पार का जो विलेज है उसको हम थांग के नाम से जानते हैं, बट जो बॉर्डर के उस पार का पाकिस्तान साइड का विलेज है उसका नाम है फरनू। और आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिसके कुछ मेंबर्स इंडिया में है और कुछ मेंबर्स पाकिस्तान में है। मतलब जब वॉर हुआ था तो ये विलेज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। थांग विलेज में कुछ लोग आ गए मेंबर्स, कुछ आज भी पाकिस्तान में रह गए हैं। आज भी ऐसे परिवार है कि हस्बैंड यहाँ पर है, वाइफ पाकिस्तान में है। तो इस तरह की भी परिवार देखने को यहाँ मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की और बात करने की, समझने की कि उस टाइम क्या हुआ था और अब क्या चलता है। वो मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये भी एक कहानी है। आप वहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान विलेज, सही से दिखेगा नहीं, मैं इसमें फोटोज दिखा दूंगा आपको। वो जो विलेज है वो फरनू विलेज है, वो पाकिस्तान में आता है, एलओसी के उस साइड है। जाने के बाद कहा कायदे आज़म का मज़ार पे नहीं जाएंगे। मैंने बोला लानत इसके मज़ार पे मैं नहीं जाऊँगा। हैं, इसने हमारे देश को बर्बाद करने वाला यही आदमी है, नहीं है। अगर आज हमारा देश एक होकर रहता, दुनिया का सामने सुपर पावर होता हैं, ये हमारा ये है आतंकवाद है, असली आतंकवाद ये है। मैं इसका मज़ार पे नहीं जाता। तो मैंने अपने दिल से सोचा था, मैंने किसी से नहीं पूछा था हैं। तो वही आज जो मनोवर राना का एक इंटरव्यू सुना तो उसने कहा मैं कराची गया तो बोला कि कायद आज़म पे मज़ार पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए कायद आज़म है, हमारे लिए आतंकवाद है। समझ नहीं, वो ऐसा सोच रखने वाला मनोवर राना। आज मैं वही सुन रहा था। मैं सर्दी बार में मैं क्या कहते हैं कि आप जैसे इस देश का हस्तियों को दूसरा सर मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सुन सकते हैं क्या हुआ यहाँ से मैं पाकिस्तान गया। जाने के बाद एक्चुअली सर मेरे कहानी में आपको बता दूँ, मैं 5 साल की उम्र में मम्मी पापा से बिछड़ गया। कैसे बिछड़ गए वहाँ पे? 71 का जंग हुआ ना, 1971 का जंग हुआ। तो मैं मम्मी पापा से बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद मैं वो बदकिस्मत आदमी था, चाचा मामू ताया कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं है। नहीं, जंग में आप कैसे बच गए? मतलब आप सब साथ रहते होगे ना? अभी आप ऐसा कर, मैं आपको बता दूँगा। एक्चुअल में 1971 में जो जंग हुआ बांग्लादेश वाला, वो जंग यहाँ पर भी हुआ। हाँ, होने के बाद चुलूंगा तक पाकिस्तान रहता था उस वक्त। तो 71 में जंग हुआ तो हमारा जो हीरो, हमारा नहीं बल्कि पूरे देश के हीरो मानते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे कर्नल लिंचन साहब को तो नेशनल लेवल का उनको इज्जत होना चाहिए था, क्योंकि उसने 3 जंग लड़ा। तीनों जंग में एक चिड़िया मारे बगैर पाकिस्तान को 3 जंगों में यहाँ तक पहुँचाया है। तो 1971 का जंग में वो मेजर रैंक में था कर्नल लिंचन साहब। उन्होंने यहाँ तक कब्जा किया, पाकिस्तान पीछे भगा दिया, थां तक आया 1971 के जंग में। आने के बाद क्या हुआ जी, अभी एक अफवाह आ जाते हैं ना, जैसे कि मैं आपको एक बात बता देते हैं कि जहाँ प्योर मुसलमान होते हैं या जहाँ प्योर हिंदू होते हैं, वहाँ जो धर्म के जो लोग क्या कहते हैं, प्योर मुसलमान वाले कहते हैं हिंदू को तो हाथ से नहीं खाना, नहीं छूना, इस तरीके के भड़काते हैं। जैसे प्योर हिंदू हो तो बोलेंगे मुसलमान इतना गंदा है, ये वो, इस तरीके से जो मौलाना लोग या गुरु लोग तो इस तरीके से भड़काते हैं। लेकिन बड़े लोग नहीं, रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी ने इंसानियत के लिए लड़ा है। अभी इस वक्त दलाई लामा जो हमारे पास बैठे हैं, मैं कहता हूँ अगर दुनिया में अगर कोई पैगंबर है, पैगंबर का मतलब ऊपर को वाले अच्छे पैगाम देने वालों को पैगंबर कहते हैं, है ना जी। हमारा रामचंद्र जी भी पैगंबर था। लामा आज हम सब के लिए एक पैगंबर है। अब मैं क्यों कह रहे हैं, अब देखना वो उनको कितना इज्जत है, जो दुनिया में आज उनको जितना इज्जत है और किसी गुरु को नहीं है। आप बोलो, मिसाल के सऊदी अरब का किंग का भी अपना सऊदी अरब में इज्जत है ना सर। और उसके बाद मतलब मुसलमान का कोई मौलवी को है तो अपने मुसलमानों में इज्जत है। लेकिन आज दलाई लामा को देखो, मेरी इसमें सारा मैं सुनता हूँ और मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, है ना। इनके साथ कितने बड़े लोग इज्जत करते हैं और मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। असल में है वही है, असल में दुनिया वही है, कोई मजहब नहीं है, सिर्फ एक मजहब है, इंसानियत मजहब। तो क्या हुआ जी, मैं अब 71 में ले चलते हैं। तो
क्या हुआ, उस वक़्त इस तरीके से लोगों को भड़काते हैं तो लोग बेचारे डर के मारे बोले हिंदू आ रहा है, काटेंगे, मारेंगे, खाएंगे। तो बेचारे डर के मारे मेरे गांव बहुत दुखित गांव है, क्योंकि गांव का पूरा औरतें बाहर चला गया, पूरा मर्दें यहाँ रह गया। फरनू जो आपने गाँव देखा है ना, उनमें औरतें बच्चे वहाँ रहने के लिए गया था। फिर मर्दें एक लोग यहाँ बैठा हुआ था, हर परिवार से। जी, हर परिवार से। अच्छा। उतने में मेरा दादा उस वक्त मसूरी में काम करता था, 1940 मसूरी उत्तराखंड में 47 से पहले। इनको मालूम था सिख क्या होते हैं, हिंदू क्या होते हैं। उनको मालूम था कि सिख भी हिंदू इंसान होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, हिंदू भी इंसान होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, उनको पता था। तो उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे दादा ने बोले मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, हिंदू मेरे ज़िंदगी जवानी हिंदू के साथ गुजरा है, बहुत अच्छे लोग होते, बहुत नेक लोग होते, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। जब मेरे दादा ने नहीं हटा तो बल्कि मेरे दादा ने, मैं और मेरे छोटा भाई का उम्र 3 साल था, मेरी उम्र 5 साल की थी, हम दोनों बच्चों को पकड़ के रखा। दादा ने बोला मैं अपने दोनों भतीजे को भी जाने नहीं दूंगा। अब इनका चालक ये था कि इनको वो बाकी लोग भाग के ना चला जाए। लेकिन इतने में क्या हुआ जी, मेरे दादी और मेरे मम्मी दोनों चला गया पाकिस्तान की तरफ, निकल गया। और मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि 2 बच्चों को देखने के लिए, 2 बच्चा और इनका पापा को देखने के लिए पापा जी यहाँ बैठा, बाकी औरतें और बच्चे पूरा पार चला गया पाकिस्तान साइड में। इतने में 18 दिसंबर को एकदम इंडियन आर्मी पहुँच गया उस गांव में, थंग गाँव में। पहुँचने के बाद एकदम से फेल हो गया, वहीं पे ब्लॉक हो गया, औरतें वहाँ गया रह गया, मर्दे यहाँ रह। बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ठीक है परिवार को तो मिला है आपस में? यही बाद में आ रहे हैं भाई, सब बाद में आ रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इस देश को कह रहा हूँ और इस फौज को जो कहने जा रहा हूँ आपको, तो इंडियन आर्मी में तो सारे हिंदू या बुद्धिस्ट था, मुसलमान तो नहीं था। जो बिछड़े वाला तो सब मुसलमान था। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं को हम आज भी सलूट मारते हैं, आज भी मैं सलाम करता हूँ। लेकिन सलाम मैं अकेला नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब मैं पाकिस्तान गया उस बात में, जब मैं पाकिस्तान 2014 में पाकिस्तान पहुँचने के बाद वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर क्या होते हैं, मीडिया तो आएगा ही आएगा। एक हिंदुस्तानी आया है तो मुझे इधर से कैमरा, मैंने सोचा, सुनने में आया कि पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान में हालत ठीक नहीं है, मैं अपना आप छुप के बैठूँ, चुपचाप बैठूँ, अपने मम्मी पापा के पास 1-2 महीना गुजारूँ और चुपचाप निकल आऊँ। मैं ये मन बनाकर कई मीडिया से जाने से मैंने किसी मीडिया को मैंने कुछ नहीं बोला, छुप के बैठा। तो उतने में क्या हुआ, आप जैसा एक अच्छा आदमी था, वो जियो टीवी वाला था पाकिस्तान के, उन्होंने सोचा इससे मैं खोज लूँगा। अब वो मीडिया को तो चाहिए होते हैं बातें, तो उसने सोचा मैं इससे खोज लूँ। वो एक लोकल आदमी था, वो एक अपना घर के आदमी बन के आया, मेरे से पहले बातें किया, भाई आपके इंडिया में क्या है, कैसा है, क्या सिस्टम है। लोग कहते हैं मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं देते हैं, लोग कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं, कहा क्या है ये मसला, मेरे से पूछने लगा। तो मैंने बोला ये नहीं है भाई, इतना हमें आज़ादी है, इतना हमें फैसिलिटीज़ है, इतना हमें प्यार मोहब्बत मिलता है। इस तरीके से कहने के बाद उन्होंने कहा मैं अपने याददाश्त के लिए रखते हैं, कैसे अपने याददाश्त के लिए रखते हैं, तो क्या आप ये मोबाइल में बता देंगे? मैंने बोला मैं भी गर्म हो गया सचमुच में, मैंने बोला बता देंगे, उसमें कोई क्या हर्ज है, सच बोलने में कुछ नहीं है। तो मैंने उस आदमी को सारे कहानियाँ बता दी। वहाँ से शुरू किया कि आंगनवाड़ी से, हमारा देश में एक आंगनवाड़ी सिस्टम है, जिस माँ का पेट में जब बच्चा आ जाते हैं तो 4 महीने से फिर सरकार उस बच्चों को पेट से ही अडोपना शुरू करता है। ये तो हम आपका देश में है। उसके बाद उनका आयशा आते हैं, उसके बाद मिड डे मील आते हैं, मतलब इसी तरीके से आदमी को जवान बनाते हैं सरकार का निगरानी में। ये है ये, मैं उसी कहानी को शुरू करके फिर मैं अपना कहानी पे लाया। मैंने बोला मेरे मम्मी पापा दोनों पाकिस्तान चला गया, मेरे देखभाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुझे पाल पोस के बड़ा किया है इंडियन आर्मी ने। अच्छा, आंगनवाड़ी में आपके पालन पोषण हुआ है? नहीं, इंडियन आर्मी, आंगनवाड़ी नहीं था ना उस वक्त, 71 में नहीं था ना। तो मैंने ये कहानियाँ मैंने इस चैनल पे बता दी, मेरे पास कॉपी है, आप सुन सकते हैं। तो अब वो था जियो टीवी वाला, मैं आपको बता दूँ, अब उसने सीधा अपना जियो टीवी से ब्रॉडकास्ट कर दिया, पूरा पाकिस्तान ने देख लिया। उसमें से सर देखो मैं आपको बता दूँ, अच्छा इंसान का पाकिस्तान में भी कमी नहीं है, ईमानदार इंसान का भी कमी नहीं है। लेकिन मैं हर वक्त जब मैं पाकिस्तान जाता तो मैं उनसे ये कहता था, बोला आपका देश में अच्छा है, लोग अच्छा है या हमारे देश में? मैं ये कहता था भाई सब देखो अच्छा आपको लोग में देश में भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे देश में बुरे लोग भी है, लेकिन अच्छे लोगों की जीत है, कानून का जीत है हमारे देश में। लेकिन आपका यहाँ पर भी अच्छे लोग तो है, लेकिन जीत बुरे लोगों का है, बस यही फर्क है। एक सच्चा आदमी आया है, मैं उनसे मिलूँगा।
मिलने के लिए आया, उसके साथ 3-4 देखिए कमिश्नर का कितना पावर होता है। आने के बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, उन्होंने कहा देखो भाई साहब, हम आपसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ, मैं जब कॉलेज पढ़ता था, यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तब भी अखबार आते थे, पाकिस्तान टीवी चैनल आते थे, कहते थे इतना मुसलमानों को मार दिया, इतना मुसलमानों को ये किया, फलान को ये किया, इस तरीके का प्रोपेगेंडे वाले न्यूज़ आते रहते थे। लेकिन मेरे दिल कभी नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? कि ना, ये हो ही नहीं सकता है, ये अखबार का, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अगर हिंदुस्तान का जो सोच, हिंदुस्तान का सोच अगर कम्युनल होता, हिंदुस्तान से 80 करोड़ हिंदू गलत होता, तो आज हिंदुस्तान 10 टुकड़ों में बांट के होता। एक चीज़ मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी आपको, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे परिवार बिछड़ गए थे तो उस टाइम आर्मी ने, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रजिस्टर वगैरह मेंटेन किया कि इनको मिलाने की कोशिश की जाए? नहीं, वो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात आई है ना, जो मज़े बात आते हैं वो पहले अच्छा खाना पहले खाने का वो करते हैं, अच्छे बात हैं। तो क्या हुआ सर, तो क्या हुआ, कमिश्नर साहब, मैं आपको ये बात कर रहे हैं, तो कमिश्नर साहब मेरे पास आने के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे दिल में सोचता था हिंदुस्तान के हिंदुओं को हम सलाम करते हैं। मैंने बात वहाँ से आया, मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलूट मारते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदू अच्छा सोच रखने वाला हो। तब क्या है, हिंदुस्तान में 100 करोड़ के लोग एक घर की परिवार की तरह बैठा हुआ है। अगर मेजोरिटी गलत होता तो इस तरीके का एक घर की तरह एक देश जिंदा नहीं रह सकते। तो मेरे दिल में सोचता था, लेकिन मेरे कोई साथी नहीं मिलता था। आज जो मेरे दिल में जो सोचता था वो आज आपने मीडिया को बता दिया, इसलिए मैं आपसे असलियत जानने के लिए आया। तब वो मेरे पास आया, फिर मैंने सारे वीडियो मैंने उनको दे भी दिया। उसके बाद एक रात कमिश्नर साहब ने मुझे वहाँ पर दावत भी दे दिया। तब मैंने क्या किया सर, यहाँ की हमारा आर्मी अफसर कभी वो था, क्या कहते हैं, स्पीच था, और लद्दाख के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का स्पीच था, बल्कि मैंने उनसे इंटरव्यू करके भी लेकर रखा था। अच्छा। मैंने सब कुछ मैंने पाकिस्तान को दे दिया। आज मैं हर किसी को कहता हूँ, मेरे सारे वीडियो चेक करो, मेरे सारे यूट्यूब में देखो। मैं कहता हूँ अगर मैं पाकिस्तान जाके मैंने एक तिरंगा लहरा के आया है ना, मैं क्या तिरंगा लहराया क्या है। इनका ISI हो, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट जो ग्रुप होते हैं, ये लोग हर वक्त क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में ये करता है वो करता है, लोगों को उकसाता है। नहीं उकसाते। मैंने तिरंगा खड़ा करके आया, हमारे वहाँ पर ऐसे करने की कोशिश मत करो, है ना। हम तो इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये आप सब मेरे सारे वीडियो आप देखेंगे, तब आपको पता चलेंगे कि यहाँ तो मैं कहेंगे, लेकिन वहाँ कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहाँ खड़े है ना, वहाँ खड़ा होके एक बार सर, एक मेरे तकरीर सर आप सुन लो। एक तकरीर क्या हुआ, जिस तकरीर में DC साहब दाएं साइड में, SP साहब बाएं साइड में मुझे बनाया था चीफ गेस्ट। अच्छा। आज मेरे दिल में सोचे यार आज बहुत अच्छा मौका है ना, आज मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूँ। तो मैंने अपना तकरीर में कहा, देखो ये आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है। मैंने कहा देखो, लद्दाख 11,800 का हाइट में रहते हैं, बहुत ऊंचे जगह पे, लेकिन हकीकत में वो जानवर रहने की भी जगह नहीं है। लद्दाख की असली ज़मीन कोई अच्छा ज़मीन नहीं है, जानवर रहने की ज़मीन नहीं है। लेकिन लद्दाख आज दुनिया के नक्शे पे पहुंचा है, दुनिया लद्दाख को जानता है, नहीं जानते। लेकिन आपका गिलगित बल्तिस्तान जन्नत है, 7,500-8 हज़ार की जन्नत है। दुनिया के फ्रूट से लेकर पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज़ है उस गर्दों में, लेकिन तुमने अपनी जगह को जहन्नम बना रखा है। क्या बता सकते कोई आदमी उनके ज़मीन पे जाके? नहीं बता सकते हैं। तो मेरा लद्दाख में दुनिया देखने के लिए आता है। बिल्कुल। आपको पाकिस्तान से लोग दुबई चले जाते हैं। मैंने ये बात कहा है, क्या किसी को हिम्मत करेंगे पाकिस्तान के सरजमीन पे जाके ऐसा बोलने का? आप बोलो, है ना। वो जो है मैं बताता हूँ, वो हिम्मत मुझे कहाँ से दिया। अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। तो जब 1971 का जो जंग हुआ है, उस जंग का अंदर औरतें पूरा पार, मर्दें इधर रह गया। रहने के बाद कर्नल लिंचन साहब ने देख लिया, मेजर SK सिंह और कर्नल उस वक्त उदय सिंह साहब का कमान में था, कहते मुझे तो नाम सुना है, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने सोचा यार अब ये बेचारे कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कैसे गुजरेंगे, बेबी पार, बच्चे पार, वो अकेला यहाँ पर, बहुत मुश्किल है ना। तो उन्होंने सोचा यार किसी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करके उनको वापस बुलाना पड़ेगा। अच्छा सोच लेकर हाई कमान से बात किया, फिर सेलेक्ट मीटिंग किया, करने के बाद उन सारे औरतों बच्चों को वापस देने का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया। होने के बाद मैं कहता हूँ सर, मैं 2014 के पाकिस्तान को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं गया, मुझे कोई तंगी नहीं दिया, मैं उसको सलाम करते हैं। लेकिन 71 की जो फौज है ना सर, उन्होंने जो ऐसा जालिमाना हरकत किया ना, आज तक किसी ने नहीं किया होगा सर। अब मैं आपको बताते हैं, आप सुन लें।
ये मेरे बातें कब से पाकिस्तान में पहुंच चुका है। उन्हीं ज़मीन पे भी मैंने बताया कि आप लोगों ने 71 में ऐसे जालिमाना हरकत की है पाकिस्तान में। वो कैसे किया सर, जब माँ बहन वहाँ रह गया, जब वहाँ रहने के बाद अगर पाकिस्तान की फ़ौज में इंसानियत होता, सारे माँ बहन को एकदम वापस करना चाहिए था। जाओ जाओ अपने घर जाओ, जल्दी जाओ जाओ, ये बोलना चाहिए था। करेक्ट, बोलना चाहिए था, जाओ तुम लोग बेचारा कहाँ रहेंगे, जाओ जाओ, भेजना चाहिए था, नहीं भेजा। नंबर 1 गलती ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे फिर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके फ्लैग मीटिंग करके, मेरे पापा यहाँ बैठा हुआ था, मैंने आपको नहीं कहा 2 बच्चों के लिए मेरे पापा यहाँ बैठा हुआ था, मेरे दादा था और मेरे छोटा भाई था। तो बैठने के बाद मेरे पापा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, हिंदी समझ में आता था, तो फिर मेरे पापा को कहा भैया आप जाओ ये चिट्ठी लेकर, जाके चिट्ठी पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि ये फ्लैग मीटिंग हो रखा है, फ्लैग मीटिंग का जो चिट्ठी फरमान है ये पाकिस्तान को दे दो और वो सारे औरतों बच्चों को शाम को वापस लेके आओ। बल्कि मेरे दादा ने काफ़ी मना किया, बोले जी ये पाकिस्तान जाएगा तो फिर हमें शाम को कौन खिलाएगा, इन बच्चों को कौन गोद में उठाएगा, 2 साल वाला तो गोद में उठाने वाले बच्चा होता है। तो कहा, तो रंजन साहब ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप 1 घंटे में वापस आएगा या 2 घंटे में, बस सीधा पाकिस्तान में तो कब से जमा करके रखा हुआ है, तो आदमी को जमा करके रखा हुआ है, बस सीधा आपको चिट्ठी देना है, वापस लेके आना है। इस उम्मीद से सर मेरे पापा को हम यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया करीब 2-2.5 महीने के बाद। अच्छा, भेजने के बाद जब वहाँ पहुँचा तो फ्लैग दे दिया, देखा फ्लैग था, चिट्ठी दे दिया। देने के बाद पूछने लगे इंडिया क्या था, कैसा था, क्योंकि 2-2.5 साल तो मेहनत तो इंडिया के साथ गुजरा था। तो मेरे पापा बेवकूफ़ था, जब बेवकूफ़ कहो या सच कहो, जैसे मेरे तरह सच बोलने वाला था, उन्होंने वहाँ पर सच्चाई बयान किया। बोला जी बहुत अच्छा था, बल्कि कर्नल रीचेन साहब हमारा लोकल था, वो लोग नुब्रा का ही था, नुब्रा के हाँ। तो जम के तारीफ किया तो मेरे पापा को जासूसी के इल्ज़ाम में सीधे जेल में डाल दिया, वापस नहीं भेजा। अभी आप बताओ, आप उस वक़्त की कर्नल रीचेन हो या आपका हाथ में कमान है, तो आपने मेरे पापा को तो पाकिस्तान भेज दिया। अब 2 बच्चों के लिए तो आपको देखना पड़ेगा। वैसे भी जिसका मम्मी पापा कुछ ना हो तो कोई भी संभालेगा। तो इस तरीके से सर मेरे को उस दिन से इंडियन आर्मी ने संभाला, हम दोनों भाइयों को संभालने के बाद इंडियन आर्मी को गोद में पाल पोस कर हम यहाँ तक पहुँचाया है। स्कूल उस वक़्त मेरे उम्र की, जो आज के डेट में मेरे उम्र के लोग बिल्कुल 100% अनपढ़ हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं मानता है कि मैं अनपढ़। क्यों नहीं मानते हैं? कि मुझे हिंदी जब बढ़िया आते हैं, बहुत अच्छी बोलते हो आप जी। तो खैर बोलता तो पता नहीं वो कैसे बोलते हैं, आप लोग अच्छा बोलते हैं। मैं अपना वीडियो को खुद देखने के बाद खुद शर्म आता है यार, मेरे ये ज़बान भी फिसल गया, वो ज़बान भी फिसल गया, मैं ये बोलते हैं। लेकिन ये आपको मोहब्बत है ना जी। मोहब्बत के भी सर में ये समझते हैं कि मैं जो आपसे बात कर रहे हैं ना, जब मैं आपको दिल से बात करते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है ना। अपने चेहरे को तो अपना आप खुश होना पड़ता है, नहीं है? तो मेरे दिल और आपका दिल मिल जाते हैं। तो अब मैं जो गलत भी बोलेंगे तो आप ये महसूस करके नहीं, इस आदमी ने गलत नहीं बोला है, कहीं ज़बान फिसल गया है, या ये सोचेंगे। अगर मैंने गलत भी बोला हो तो यार ये थोड़ा मतलब प्रेशर में था, लेकिन आप मुझे गलत कर कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरे दिल से आप गलत नहीं कर रहे हैं ना सर। बाकी आप मुँह जो दिल टेढ़ा होकर मुँह से आप जितना अच्छा बोलने में अच्छा लगेंगे, लेकिन आपका दिल आपको वो बातें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये है सर मेरा जो ज़िंदगी। तो मैं एक आपको एक कविता सुनाते हैं। मैं एक कविता बनाया है कि उस कविता में कहते हैं, हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले ख़ुद को साफ रखो ना सर। दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे कि कानून बनाया, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कानून बनाया ये देश, है ना, क्या हमारे लिए इतना एक कानून, इस कानून की वजह से चल रहा है ना, जो हमारे देश चल रहे हैं। तो ये है सर हमारा जो हालत ज़िंदगी इस तरीके से हुआ। फिर मैं धीरे धीरे मतलब बड़ा होते गया, रफ्ता बड़ा होते गया। तो फिर 88 में इंडियन आर्मी ने मुझे ज़बरदस्ती जो गाँव का मुखिया बनाया, नंबरदार जो कहते हैं। अच्छा जी। तो वो कैसे बनाया कि आप खुद जानते हैं, कहीं भी हो, मैं हर वक्त में ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का हर वक्त एक ये सोच रहते हैं कि जहाँ मुसलमान है वहाँ पर थोड़ा सा कुछ न कुछ मतलब किया जाए, कुछ किया जाए। मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान गलत कर रहे हैं। मैं ये कहते हैं पाकिस्तान की भी मजबूरी समझते हैं। वो क्यों समझते हैं?
कि पाकिस्तान इस्लामी कंट्री के पास जाना है हाँ। कुछ पैसा मांगने के लिए। हाँ। जाने के बाद वो ये दिखाएंगे यार हमारे कश्मीर में वो मर रहे हैं, फलां सरहद पे ये हो रहा है, तभी मिलेगा ना जी। तो मैं इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत कुछ न कुछ होते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ उन चीज़ों से हमें पाक रहना है ना सर, क्योंकि हमारा देश में क्या हमारे लिए फैसिलिटीज दे रखे हैं। तो उस हालत में सर 88 में मुझे नंबरदार बनाया था आर्मी ने ज़बरदस्ती, तब से सर 88 से लेकर 2008 तक 20 साल पूरा मेरी ज़िंदगी इंडियन आर्मी के साथ गुजरा जी। तो उसके बाद सर आज का दिन में बस अभी आप एक खुशकिस्मत भी समझ लो, बात करने का टाइम मिला, और दूसरा मैं अपने जगह पे कहता हूँ मैं एक बदकिस्मत भी समझ लो। नहीं, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे जी। तो मैंने जो अभी मैं इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो आपने कपड़ा पहना, अगले दिन इसका रेट गिर जाओगे, है ना जी। आपने खाना खाया, शाम तक ख़त्म हो जाओगे। एक चीज़ जो ज़िंदा रहने वाली चीज़ है, जो कि हम हॉर्टिकल्चर पे ज़मीन पे मेहनत करेंगे, वो आपको बच्चे तक रह जाएंगे। मैं अभी इस वक्त इस काम में लगा हुआ हूँ, तो गाँव के अंदर जो लगा है। तो सर आप मेरे से बात करने से ज़्यादा अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि जैसे यूट्यूब में गोबा अली आप सर्च करोगे, बिल्कुल है ना सर, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेंगे। बाकी आप क्या नाम है सर आपके चैनल का एग्जैक्टली? गोबा अली सर, गोबा अली। GOBA गोबा ALI गोबा अली ALI थंग लिखा हुआ है, गोबा अली थंग। ओके, ठीक है जी सर। अभी आप क्या पूछना चाहते हैं? इस बताइए, जैसे आप हो, आप भी अपने परिवार से बिछड़ गए थे, जी। ऐसे कितने परिवार होंगे, लोग होंगे जो बिछड़ गए थे 71 के युद्ध के दौरान? नहीं, यहाँ पर एक ऐसा कहानी हुआ है सर, हमारे गांव का बहुत दुखित कहानी है, बहुत। मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो क्या हुआ था, हर किसी का फैमिली उधर, हस्बैंड यहाँ, एक एक। अब उन बेचारों ने क्या किया सर, लोग वहाँ से इस तरह, मैं आपको पहले वहाँ की मैं एक कहानी बता दूँ। जब वे बेचारों को एकदम एलओसी हो गया, 5-5 बच्चे पीछे बैठा हुआ है, रात को बैठने का कपड़ा नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, तो ये लोग रोया चिल्लाया जब अपना घर छोड़ो, तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। पाकिस्तानी फौज ने इनको इधर जाओ बोल के घर भेजने के बजाय धक्का मार के पीछे फेंक दिया, बोला जहाँ जाना है तो जाओ। तो उसके बाद उस गाँव वालों ने भी इन बेचारों के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, तुम लोग इस सरहद पे रहेगा तो किसी दिन रात को इंडिया पलट चला जाएंगे, फिर हम इधर बिधर हो जाएंगे। अगर वो रात को इंडिया चला भी गया तो अपने हस्बैंड से मिला, अपने घर में पहुंचा, कौन सी तकलीफ वाली बात था, है ना जी। तो क्या हुआ सर, फिर वो बेचारों को इतना तकलीफ पहुंचाया, आखिरकार ये लोग इसी गांव के किनारे में, जहाँ शमशान घाट कहते हैं ना, कब्रिस्तान, नीचे मुर्दा बैठा हुआ है, ऊपर ये लोग टेंट लगा के वहाँ पर बैठा हुआ है। जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया, तब भी वो माँ 70 साल की, 80 साल की, आज भी वहाँ बैठा हुआ है फरनू में। तो मैं उनका जो झुंपड़ी में जाके मैंने उनसे पूछा, माँ जी आप यहाँ क्यों बैठा है? मैंने पूछा आप थोड़ा दूर जाना चाहिए था, कहीं जाना चाहिए था, उम्मीद। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, बेटा हम 3 उम्मीद से यहाँ बैठा हूँ। नंबर 1, इंडिया पाकिस्तान 3 जंग हुआ, तीनों जंग में पाकिस्तान पीछे हटते गया, इंडिया आगे बढ़ते गया। हम दुआ करते हैं कि एक जंग हो जाए तो हम चौखट पे रहेंगे, दरवाजे पे रहेंगे, सीधा दरवाज़ा खोलते अंदर जाने के लिए हम यहाँ बैठेंगे बेटा, इसलिए हम बैठे हैं। अच्छा, वो चाह रहे हैं कि एक बार जंग हो जाए, एकदम ये भी हम इंडिया में आ जाए, उस उम्मीद से बैठे हैं। एक दूसरा उम्मीद, कभी खेत में मेरा हस्बैंड आता है, कभी छत के ऊपर मेरा हस्बैंड देखता है, तो उन्हें देखते रहने से हमें सुकून मिलता है बेटा। अब अंदाज़ा करो, है ना, उन्हें देखते रहने से हमें सुकून मिलता है। एक दूसरा, अच्छा तीसरा मेरा हमारा जो सोच ये है कि हम कहीं 71 में छोटा सा गलती करके सिर्फ 1 किलोमीटर हम पीछे फिसल गया तो हमें आज ये भुगतना पड़ रही है। कहीं हम दूर जाके बैठेंगे तो फिर हम फिसल जाएगा, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं इस उम्मीद में। जी, 70 सालों से 50 सालों से वो औरतें बढ़ती पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से आज भी बैठा हुआ है। अभी उसमें से 1-2 होगा, बाकी सब एक एक करके छत के ऊपर अपना गांव को देखकर रोते चिल्लाते गुजरते जा रहे हैं। एक अब यहाँ की मैं बात करें, बेचारे लोग क्या करते थे यहाँ पर, उसी आपने अभी देखा ना गोरोन, उसी खेत में जाना, वहाँ जाके वहाँ से अपनों को, जब कोई औरत देखते हैं तो हो ये मेरी बीवी होगा, कोई बच्चा देखता है तो ये मेरा बच्चा होगा, सब सामने से देखते हुए एक एक करके बेचारे लोग मर गया है। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही आदमी है, 2 आदमी बचा है, बाकी सब एक एक करके मर गए हैं। और सबसे अभी तीसरे नंबर की मैं सबसे बुजुर्ग समझ लो, बुजुर्ग हूँ,
तो इस तरीके से गुजर गया सर। और यहाँ के लोगों का क्या सोच था सर, मुझे याद था जब घर में हर किसी के पास रेडियो होता था, ये रेडियो होता था। हाँ। हिंदी कुछ समझ में नहीं आता, हिंदी में समझ में कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना उनको समझ में आता जब रेडियो ऑन करते हैं तो कभी न्यूज़ में बोटो इंदिरा गांधी का आवाज़ सुनता। अच्छा। अब इनको पता है पाकिस्तान का बोटो है बड़ा, है हिंदुस्तान का इंदिरा गांधी बड़ा। हाँ। अब अनपढ़ आदमी है तो बोटो को नाम लेता, इंदिरा गांधी का नाम लेता, तो इनका दिमाग में ये आता, हाँ अभी बोटो इंदिरा गांधी बात करके अपन को मिलवा रहा है। बस एक बात। दूसरा सर, जैसे आप गांव में आते हैं, आने के बाद सब आपको रेडियो ला के देता, सर इसमें क्या बोलता है देखो, बताओ। क्या हमारे बच्चों को मिलाने वाला है, हमारे बच्चों को छोड़ने वाला है। तो वो बेचारा जो है आप भी कहता, हाँ हाँ उनके दिल जिताने के लिए अभी 1 महीने के बाद बातचीत हो रहा है, आपको बच्चों को जल्दी छोड़ने वाला है। तो बेचारे लोग 1 महीना तक 2 महीना तक फलाना साहब ने बोला है हमारा बच्चा अब आने वाला है। सर इस तरीके का ज़िंदगी गुजर रहा है। और सर दूसरा जो मैंने देखा है, जैसे उस वक़्त इस इलाके में दुकान नहीं होते थे, आजकल हर जगह में दुकान है। तो ताजिर जो सामान लाने वाला गधों पे घोड़ों पे लाद के सामान लेके आते थे, जो ज़रूरत की कपड़े चीज़ें गाँव में ला के छोड़ देता, वहाँ से ख़रीद लेता था। तो उस वक़्त जब लोग सामान ख़रीदता था, वो क्या ख़रीदता था, मैंने देखा है जेवर, ये कान में डालने वाला, हाथ में डालने वाला, और शॉल जिसको शोलापुर कहते थे, उस वक्त मुझे याद है। हर वक्त अपने लिए कपड़ा नहीं ख़रीदता, लेकिन मेरी बेबी आएगी तो मैं तोहफा देने के लिए ये कपड़ा, मेरी बेटी आएगा तो तोहफा देने के लिए ये, बस इस तरीके से ख़रीदते रहते थे सर। इस तरीके से बेचारे लोग अपना अपना करके एक एक करके गुजर गया सर। बहुत बहुत दुखित। ओके, और सर कुछ बताना चाहिए? जी सर देखो ऐसा है, बताने के लिए सर अब मैं आपको बता दूं, जब मेरी ज़िंदगी ही इस तरीके का मुसीबत में गुजरा है, तो आपको किस टॉपिक से, अभी जब ये टॉपिक आपको पसंद था, यही पूछना चाहता था, है ना, तो आपने बता दिया। और इसी तरीके से आप और क्या पूछना चाहें तो हम बता दें। नहीं, आप बताइए कुछ इंटरेस्टिंग जो उस दौरान हुआ, कुछ याद हो आपको? नहीं सर, उन दिनों में सर मैं आपको बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे यहाँ के लिए देखो इंडियन आर्मी, बिलखुसूस सर इंडियन आर्मी के बदौलत आज यहाँ का लोगों में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन अंदर से देखेंगे तो अभी मेरे ही कहानी आप देखो, अभी मेरी उम्र 60 साल होने जा रहे हैं। अगर मेरा पापा मेरी उम्र 5 साल में मर गया होता तो कोई याद ही नहीं रहता, मेरा कोई पूछने के लिए आता, कोई नहीं आता, है ना जी। अगर 5 साल में मेरे मम्मी मर जाता तो कोई पूछने के लिए नहीं आते, दुनिया के मम्मी मरते जाते। लेकिन सर हर मीडिया, हर यूट्यूबर, हर टूरिस्ट गोवाली कौन है, गोवाली से पूछने के लिए आते हैं, इनके मम्मी पापा से बिछड़ गए। वो लोगों को इंटरेस्ट होता है ना कि आधा परिवार वहाँ पर है, आधा परिवार यहाँ पे, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हुआ था उस टाइम, क्योंकि मेरी तो उम्र काफ़ी कम है तो पता ही नहीं उस टाइम क्या हुआ था। तो वो समझना चाहते हैं, दिलचस्पी होती है लोगों को, इसलिए पूछनी नहीं है भी है ना सर। तो एक तो दिलचस्पी है सर, दूसरा मैं समझता हूँ कि इन जो हमारे जो हालत है ज़िंदगी और मेरे मम्मी पापा का हालत ज़िंदगी से सर, बहुत सारे न्यू जनरेशन को एक सबक भी है सर। क्योंकि बुरा करने से क्या होता है, भला करने से क्या होता है, आज मैं सीना तान के कहता हूँ सर। देखो सर, हमारा देश ने 1971 में कितना अच्छा किया, आप देख रहे हैं। और कुछ नहीं है तो मेरे साथ कितना अच्छा किया, मैं कुछ में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे आपको तो आपका हिंदी सही है, आप अच्छा बोलते हैं, स्कूल एक दिन भी नहीं पढ़ा, मिसाल की बात, किसने सिखाया होगा ये सब मुझे, आप बताओ। इंडियन आर्मी ने और इस देश ने, है ना सर। तो मैं कहते हैं सर, आज हमारा देश अब अगला 5 साल में आप क्या कहते हैं, देखो हर घर में पानी, हर घर में, इस बॉर्डर में हमारे लिए सरकार के लिए बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं मिलते हैं। पानी, लाइट, सब कुछ हम सोचने से पहले आ जाते हैं। वो ग्रेट है ना सर, नेट भी चल रहा है, सब कुछ यूट्यूब देख रहे हो आप, कुछ वीडियोस कमी बना रहे नहीं हो है सर, सिर्फ कुछ कमी नहीं है। बस अभी आजकल तो ये जल जीवन के तहत घरों में पानी भी है, 24 घंटा बिजली भी है ना सर। तो ये मुल्क जैसे हम यहाँ इतना है तो शायद दिल्ली वालों तो और ज़्यादा फैसिलिटीज में होगा ही होगा, है ना सर। एक अब सामने पाकिस्तान को आप देखो, सबसे पहले आप भुट्टो से शुरू करो, अयूब से शुरू करो, है ना सर। आज इमरान खान को देखो, पाकिस्तान में बड़ों को जब जीने का, जब एक बार कुर्सी मिल गया तो इनको या फांसी या जेल तय है। बड़ों का जब ये हालत है तो आप बताओ छोटों को क्या हाल होगी।
सही बात है Correct, ये हाल है। तो आप बताओ, हैं, बुरा कर तो बुरा होता है, भला कर तो भला होता है। तो मैं हर वक्त जी, मैं यूट्यूब में, मैं पाकिस्तान में भी कहा है कि आज पाकिस्तान में न चैन है न जिंदगी है। अभी आप कहते हैं, कल मैंने एक वीडियो देखा था, कोई 35 लाख आदमी कराची से भाग गया, कहते हैं भाग गया कहाँ पे? मतलब एक अपना जान बचाने के लिए, अच्छा। या अपना पेड़ के लिए, दुबई, सऊदी अरब, मतलब देश छोड़ के भाग गया ना सर। तो हमारा इस गांव सर, जब मैं पाकिस्तान के फ्रंट गांव में, फ्रंट गांव से ही 240 आदमी आपका कहाँ है सर, कुवैत में कहते हैं 240 एक गांव से। हमारा तो पूरा लद्दाख से 240 कुवैत में नहीं होगा। क्यों? हमारे देश में फैसिलिटीज है। तो मैं कहते हैं कि उन माओं का बददुआ पाकिस्तान को लग गया होगा, क्योंकि एक तर में आप खुद सोचो कि उन बेचारा माओं को बददुआ देता होगा, नहीं होगा? आपको कैसा लगा जब यहाँ से कर्नल इंचन साहब ने लाने के लिए भेजा, जब वहाँ पहुँचा फ्लैग लेके, नहीं, जब फ्लैग लेके वहाँ पहुँचा माँ बहनों के बीच में, बोला हमें आप सबको अपना घर बुलाने के लिए भेजा, तो कितना खुशी हुआ होगा, आप बोलो ना। आपके हिसाब से एक दिन 2 दिन के कितना खुशी मिला हो, हम अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, खुशी मिला होगा, नहीं? बिल्कुल ठीक। 1-2 घंटे के बाद नहीं, कोई घर नहीं जाएगा, सब कुछ, ये आदमी जेल जाएगा। तो उन माओं ने आज भी हाथ उठा कर दुआ देता होगा, नहीं होगा? आप बोलो। देता होगा। इंडिया को दुआ करता होगा, इंडिया ने हमारे लिए अच्छा सलूक किया। पाकिस्तान को आज भी वो माँ बददुआ देता होगा, जो हमें जो तकलीफ दिखाया है वही तकलीफ इनको भी देखे। तो आज कोई भी लीडर तकलीफ के बगैर तो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा है, नहीं सर। मैं इसलिए कहते हैं, तो हर किसी को कहते हैं, हमारे इस देश का परंपरा को, इस देश का जो इस सोच को जिंदा रखना हम और आपके लिए, बिल्कुल आप जैसे जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्यार मोहब्बत का जो फिज़ा है हमारे देश में, है ना सर। कुछ 2% 1-2% गलत करते हैं, तो उनके लिए भी जैसे आप वीडियो बना के देते हैं, बहुत सारे वीडियो। एक बार सर मैं आपको बता दूँ, जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो मुझे वो ZTV वाला क्लिप दिखाता था, छोटा छोटा क्लिप दिखाता था कि कभी हिंदू 2-4 हिंदू मुसलमान को मारते हुए, या कभी एक हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते हुए, ऐसा बहुत छोटा क्लिप मुझे दिखाता था। देखो आपका देश में ये हो रहा है, आपका देश में ये हो रहा है, मुझे वो क्लिप दिखाता था। तो मैं क्या कहता था, शाबाश। मैंने कहा हाँ, यही तो मेरे देश का सच्चाई है। ये क्लिप, ये गलत करने वाला भी हिंदू है, ये क्लिप को पकड़ने वाला भी हिंदू है, इसको सोशल मीडिया में डालने वाला भी हिंदू है। बस यही मेरे देश के शान है। गलत चाहे कुछ कोई भी करे, लेकिन इसको हम पर्दाफाश करते हैं, गलत करने वालों को दुनिया के सामने देता है, ताकि वो आदमी दोबारा गलत करने का हिम्मत ना हो। आपका यहाँ पर तो जो गलत करने वाला करते ही चला जाए, पीछे से कोई बोलने वाला नहीं। तो ये है सर हमारा देश का शान है। तो बाकी सर आप क्या पूछना चाहें तो? बस सर आपने बता दिया सब कुछ, धन्यवाद। तो ये थे गवाली साहब जिनसे हमने अभी बात की, और इनकी उम्र है 58 साल, जो 1971 के युद्ध के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गए थे, कि मदर सिस्टर सब दूसरी साइड जो फरनू विलेज है वहाँ रह गए थे, और ये यहाँ पर तब से अपना प्राउडली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ने इनको बड़ा किया, पाला पोसा, और आज प्राउडली यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी शुक्रिया सर। अभी मैं आपको